जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है, ये सब्जेक्ट है बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस। ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट नहीं है नाम चेंज हुआ है और कुछ इसमें कंटेंट भी चेंज हुए हैं। इससे पहले प्रीवियस एजुकेशन स्कीम में ये एमएफए के नाम से, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के नाम से हमारे सिलेबस में था। ओल्ड एजुकेशन स्कीम में इस सब्जेक्ट की जो वेटेज होती थी, नाम था मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये पुराना नाम बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। इस नाम में आपको एक हिडन मैसेज मिल रहा है कि इसमें कुछ फाइनेंशियल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और कुछ मैनेजरियल स्किल भी सिखाई जाती हैं, और लगभग दोनों की वेटेज जो है वो तकरीबन सेम ही होती थी। ठीक है, लगभग। थोड़ा सा फाइनेंस के पोर्शन का जो कंटेंट्स थे वो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आईकैब ने न्यू एजुकेशन स्कीम में इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब उसका फोकस मैनेजेरियल साइड पे ज़्यादा हो गया। ये भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा कि उसने चेंजेस क्या किए। अब उसमें कुछ ऐसा कंटेंट जो मैनेजेरियल पोर्शन था उसकी वेटेज को भी बढ़ाया। ठीक है, ग्रिड में अलग से एक सेक्शन उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो सारे का सारा मैनेजेरियल से रिलेट करता है। और इस नए पेपर में उसका जो फोकस है, इससे ये जाहिर होता है कि उसका फोकस फाइनेंशियल से ज़्यादा मैनेजरियल साइड पे है, क्योंकि फाइनेंशियल स्किल्स आप और भी बहुत से सब्जेक्ट्स में सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स जो है वो उसने यहाँ पे फोकस इसका इंक्रीज करवाया। सब्जेक्ट का जो नाम है वो है बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस। ठीक है, कि हमने किसी बिजनेस की जो डिटेल इनसाइट है, समझ क्या आ रहा है इससे हमने, कि जब किसी बिजनेस को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है, उस बिजनेस का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, पहले फोकस उसका लगभग तकरीबन 50-50 था, 50% मैनेजरियल एनालिसिस, 50% फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन अब वैसे एग्जैक्ट पेपर आएगा तो उस वक्त डिटेल जो है वो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन बज़ाहिर अगर उसका ग्रेड देखें, जो उसने सिलेबस में चेंजेस किए हैं उसको देखें, तो ऐसा फील होता है कि उसका फोकस जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है थोड़ा। उसने ज़्यादा फोकस किया इस सब्जेक्ट के अंदर, ज़्यादा वेटेज दी है अब उसने मैनेजरियल वाले पोर्शन को। ठीक है, इस सब्जेक्ट की सबसे पहले हम नेचर समझते हैं। थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, सीए क्वालिफाई किया मैंने, लगभग कुछ 17 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। इतना मेरा हाल इंट्रोडक्शन काफ़ी है। बाकी जाहिर है जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ हमारा होता रहेगा। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है देखिए। क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या सिर्फ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीएफओ की पोस्ट पे या अकाउंटेंट की पोस्ट पे वर्क कर रहे होंगे, या एक आपके ख्याल में चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीईओ की पोस्ट का जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो भी आप उसके पास होना चाहिए? बताइए, आपके ख्याल में आपकी जो फील्ड है वो सीएफओ की हद तक लिमिटेड है कि सीईओ पे भी हमारे में इतना कॉम्पिटेंस है कि हम सीईओ लेवल पे भी काम कर सके? क्या आपके ख्याल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, रन कर सकता है? उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि सिर्फ वो नंबर्स का एक्सपर्ट होना चाहिए? बताइए। नहीं, उसमें सिर्फ नंबर्स का एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, बिजनेस को रन करना जो है ना, बिजनेस को चलाना, इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स की जरूरत होती है। ये बता देना, जो टिपिकल हमारे जहन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक टिपिकल रोल आता है, वो रोल क्या आता है कि भाई उसने सिर्फ अकाउंट्स को मैनेज करना है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, भाई आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, बस यही उसका टास्क है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप है। फाइनेंस के एक्सपर्ट हम जरूर होते हैं, लेकिन याद रखें बिजनेस स्ट्रेटजी के भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्ट्रेटजीज को नहीं सीखेंगे तो आप सीएफओ के लेवल पे तो पहुंच जाएंगे, वहां पे बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन सीईओ के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? सीएफओ जो होता है वो सिर्फ फाइनेंस का एक्सपर्ट है। सीईओ डिसीजन मेकिंग करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं बल्कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है। तो अकाउंटेंट्स में ये एबिलिटी क्रिएट करने के लिए आईकैप ने इस सब्जेक्ट को सिलेबस में इंक्लूड किया है, ताकि आप देख सकें कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कोई भी, उसमें फाइनेंशियल फैक्टर्स को तो हमने कंसीडर करना ही करना है, इसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो स्किल्स का।
इस सब्जेक्ट में दो स्किल्स आपकी क्रिएट होंगी, एक फाइनेंशियल स्किल्स और एक नॉन फाइनेंशियल स्किल्स, यानी मैनेजेरियल स्किल्स। ठीक है, ताकि आप जब भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे तो उस डिसीजन को आप दोनों तरीकों से इवैल्यूएट करें, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर आपको कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और सैलरी जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी 2 लाख पर मंथ सैलरी हो, सैलरी 2 लाख पर मंथ है, क्या फौरी तौर पे डिसीजन कर लेंगे या आपको कुछ मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए? पहला सवाल मेरा, मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, आप ये कहेंगे कि सर ये किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, इसमें वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा लेट सीटिंग नहीं होती, एनवायरनमेंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं है, ये तो नहीं 2-3 साल के बाद खुद डिप्रेशन के मरीज हो जाए हम। ठीक है, कि क्या ये सारे फैक्टर्स भी आपके डिसीजन के लिए रेलिवेंट है या सिर्फ फाइनेंस की बेस पर डिसीजन कर लेंगे? ये सारे फैक्टर्स भी रेलिवेंट है। यही चीज वो सिखा रहा है। एक अच्छा डिसीजन वही होता है जिसमें फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल चीजों को भी आपने कंसीडर किया हो। ठीक है, यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स मैं दिया करता हूँ। जैसे इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे किस तरीके से अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। एक बड़ी कंपनी दुनिया की मैकडोनल्ड, ठीक है, और उसका एक फेमस प्रोडक्ट है जो बर्गर्स क्रिएट करते हैं। तो मैकडोनल्ड्स ने जब प्रोडक्ट्स लॉन्च की तो उसका बीफ बर्गर सारी दुनिया में फेमस चला, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, हॉट फेवरेट है लोगों की, लोग पसंद करते हैं। गलती क्या की, उन्होंने इस प्रोडक्ट को इंडिया में भी लॉन्च कर दिया। अब मुझे ये बताइए, फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर देखें ना तो डिसीजन बड़ा अच्छा, पॉपुलेशन उधर ज्यादा है, ठीक है, वो डिमांड भी उधर ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे ये प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हुई। ना सिर्फ फ्लॉप हुई बल्कि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। क्यों? हाँ, गौ माता, ठीक है, वहां पे उनका कल्चर ऐसा है कि वो उसको नहीं खाते, इस्तेमाल नहीं करते। मुझे ये बताइए, क्या उस कंपनी के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने फाइनेंशियल एनालिसिस सारा अपना कंप्लीट कर लिया, उन्होंने नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं किया। तो अच्छा डिसीजन, सक्सेसफुल डिसीजन वही होगा जिसमें फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी कंसीडर किया जाए। और इस सब्जेक्ट में आई कैप आपको ये सिखाता है, वो ये सिखाना चाहता है कि आप डिसीजन मेकिंग करें, फाइनेंशियल्स भी सीखे और उसके साथ नॉन फाइनेंशियल भी सीखे। प्रीवियस एजुकेशन स्कीम में लगभग जो इसकी वेटेज हुआ करती थी वो जैसे मैंने बताया कोई लगभग तकरीबन 19-20 का फर्क होगा, लेकिन तकरीबन सेम होते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन स्कीम में अब उसका वेटेज जो है वो नॉन फाइनेंशियल साइड के ऊपर, मैनेजरियल साइड के ऊपर उसका फोकस बढ़ चुका है, क्योंकि इसने नया ग्रेड ऐड किया है, डी ग्रेड। ये आपके सामने आपका जो कैफ 7 का सिलेबस है उसका ग्रेड है आपके सामने। डिटेल सिलेबस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे ना मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा, वो इस क्लास में वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। लेकिन ग्रेड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि सब्जेक्ट की नेचर आपको समझ आए। यहाँ पे 4 ग्रेड है, ऐसा ही है। जो पहला ग्रेड है सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है, ये कौन से वाला है? मैनेजरियल एनालिसिस। इसमें कोई फाइनेंशियल कंसेप्ट्स नहीं, ठीक है, कोई इक्का दुक्का रेयर केस में कोई कहीं पे इनडायरेक्टली डिस्कस हो रहा तो हो रहा, मैनेजरियल पोर्शन, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ा है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस, ये ग्रेड है। इसमें फाइनेंशियल कंसेप्ट्स है सारे, इसमें मैनेजरियल कंसेप्ट नहीं है। फिर इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, ये मिक्स है, इसमें कुछ कंसेप्ट्स मैनेजरियल के भी हैं, नॉन फाइनेंशियल भी है और कुछ फाइनेंशियल भी है। और डी जो है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी, ये न्यू टॉपिक है, न्यू ग्रिड है और ये इंटायरली मैनेजरियल से रिलेट करता है, या जिसे आप कहते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल आपकी क्लासिफिकेशन बेसिकली यूं होती है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। तो अगर उस लैंग्वेज में बात करें, थ्योरेटिकल कुछ थ्योरेटिकल कुछ न्यूमेरिकल। अगर आप इसका जैसा पेपर आएगा ना एग्जैक्टली तो जाहिर है कंफर्मेशन तब भी होगी, लेकिन अगर इस ग्रिड के मुताबिक आप एनालिसिस करें तो एवरेज को यूज करते हैं तो लगभग मेरा ख्याल है ये 12.5 कर लें, 35, 47.5, इसमें 50% से ज्यादा जो वेटेज होगी पेपर की वो हमारे मैनेजरियल पोर्शन की होगी। और खास तौर पे ये सस्टेनेबिलिटी के ऐड होने के बाद, ठीक है, जो उसकी वेटेज टूवर्ड्स मैनेजरियल एनालिसिस, ये इसका फोकस बढ़ गया, ठीक है। तो इसको जहन में रखना है हमने। हम फाइनेंशियल स्किल्स को भी सीखेंगे इस सब्जेक्ट में, कैलकुलेशंस होंगी, और हम उसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल स्किल्स को भी सीखेंगे। क्लियर?
ठीक है। अच्छा, अब पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा ये ज़रा सुन लीजिए। पेपर 100 मार्क्स का होगा, उसमें कुछ एमसीक्यूज आएंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल होंगे फाइनेंस पोर्शन से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मैनेजेरियल से रिलेटेड होंगे। मैनेजेरियल से रिलेटेड नॉर्मली वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करता है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी कभी पूछ लेता है, लेकिन वो उसकी वेटेज कम होती है। यानी समझ लीजिए अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज के अलग हो गए, उसके बाद कोई लगभग 35-40 के करीब जो मार्क्स होंगे वो आपके होंगे मैंने ये इसके फाइनेंस में से, और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो मैनेजेरियल से होगा। मैनेजेरियल में कोई 10-12 नंबर का क्वेश्चन वो आपका रिप्रोडक्शन का पूछ लेगा, जिसमें वो कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है वो आपसे कहेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, और रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि वो केस स्टडी बेस्ड होंगे। क्लियर? इसका मतलब मैनेजेरियल पोर्शन में हमने ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? केस स्टडी बेस्ड के ऊपर। तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इसमें हमने क्या सीखा कि इसका मकसद क्या है कि हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, फाइनेंशियल स्किल्स आपको सिखाएंगी सीएफओज कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल स्किल्स आपको सिखाएंगी कि सीईओ कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है जी, पेपर का ग्रेड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हमारे लिए अहम चीज ये है कि इसमें कंसेप्ट कौन कौन से डिस्कस हो रहे होंगे। तो मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करता हूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने बेसिकली करना क्या है। जो फाइनेंशियल साइड पे अगर इस सब्जेक्ट के कंटेंट्स की बात करें कि फाइनेंशियल वाले पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, उसमें पहले टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए फाइनेंस जो है ना, अगर हम फाइनेंस की बात करें, अगर मैं आप मुझसे कहें सर फाइनेंस को सम कर दीजिए कि टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखिए फाइनेंस दो चीज़ों का नाम है। जब भी हम कहते हैं ना फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है, तो दो चीज़ों का नाम है। या तो हम डिसीजन ये कर रहे होंगे कि कंपनी के लिए पैसे कहाँ से आए, कंपनी के लिए पैसे कहाँ से आए, कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, या डिसीजन ये कर रहे होंगे कि पैसे कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। सारी की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। जितने भी टॉपिक्स है वो या तो ये आपसे फैसला करवा रहे होंगे कि आपने फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, या ये फैसला करवा रहे होंगे कि फाइनेंस कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, अगर मैं आपको पहले हम ये सीखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आप फाइनेंस ये 8-10 सोर्सेज है, यहां से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप शेयर इशू कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और भी बहुत से सोर्सेज है जो हम स्टडी करेंगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने कौन से वाले सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करना है, बताइए। आपके सामने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, 6-7 सोर्सेज हैं, तो कौन से वाले सोर्स को सेलेक्ट करेंगे? जो बेनिफिशियल होगा, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। यानी अगर दो बैंक है, दोनों से लोन ले सकते हैं, भैया किससे लोन लेंगे, कॉमन सेंस की बात है, जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, लेकिन ये डिसीजन जितना सुनने में आसान लग रहा है, प्रैक्टिकली इतना आसान है नहीं। इसमें आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट करना होती है कि हमारी नेट कॉस्ट क्या होगी। तो जो एक पहला अहम टॉपिक हम स्टडी करेंगे फाइनेंस वाले पोर्शन में, वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या सीखेंगे भला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या सीखेंगे कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो हैं, इनमें किसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, और जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर ये? अच्छा, फिर इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, इसके बाद ये तो हो गया हमारा फाइनेंस वाली साइड, पैसा कहां से आएगा। फिर इसके बाद पैसा कहां लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल बजटिंग भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होगा, आपके सामने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने उन प्रोजेक्ट्स को सामने रख के डिसाइड करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा कि हमारे सामने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। क्या ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा? अगर बेनिफिशियल होगा तो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे लिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसमें डिफरेंट टूल्स हम सीखेंगे कि किन टेक्निक्स के जरिए से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रेस किया जाता है। ठीक है, यह है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक। ठीक है, फिर इसके बाद चलें आपके सामने मैं ग्रिड में गो थ्रू करता जाता हूं।
फाइनेंशियल एनालिसिस में, और ये रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में हम सीखेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, कितने सोर्सेज से करेंगे। फिर इसके बाद कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या सिखा रहा है कि आपने ये सीखना है कि डिफरेंट सोर्सेज हैं, हर सोर्स की कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट हर सोर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जिसकी कॉस्ट लोएस्ट होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। फिर ये कुछ उसी में डिटेल एक्सटेंशंस हैं। और नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के रिस्क फेस करना पड़ते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रिस्क क्या है भाई, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ सकती है। सेल करते हैं, रिस्क क्या है, जो चीज सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस कम हो सकती है। इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये है बिजनेस रिस्क। इसको मैनेज करने की टेक्निक सीखेंगे। ठीक है। एक KFC है फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा उनकी प्राइसेस नॉर्मली ओवर द ईयर जो है वो सेम रहती है, ऐसे ही है। लेकिन मार्केट में, ओपन मार्केट में अगर आप देखें चिकन का रेट सेम नहीं रहता। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये चिकन का रेट फ्लक्चुएशन है, वो चाहे मुर्गी 250 की किलो या 550 600 की किलो, लेकिन उनका रेट सेम। हालांकि उनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल यही है जो उनके प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है। ये किस वजह से है? ये उनकी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की वजह से है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या फेस करती हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, ये सीखेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस में फिर इसके बाद हमने क्या सीखना है, कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिर इसके बाद हमने इसमें बजट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे। बजट इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखना है, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो वर्किंग कैपिटल का जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल है, जिसमें ये डिफरेंट टेक्निक्स है, NPV, IRR, पे बैक पीरियड। इन टेक्निक्स की मदद से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को वैल्यूएट करना है, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये हमारी टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल की। मेजर टेक्निक्स कौन कौन सी होगी बोलिए जरा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहला, फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर रिस्क मैनेजमेंट और बजटिंग। ये मेजर टेक्निक्स हैं जो कि हमने इस सब्जेक्ट में सीखनी है फाइनेंशियल वाले पोर्शन में। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, अमूमी तौर पे जो इसमें कंसेप्ट्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स नहीं है जितने आपके मैनेजमेंट काउंटिंग के हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट के फाइनेंशियल वाले पोर्शन को मैनेजमेंट काउंटिंग के साथ कंपेयर करें तो ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली बहुत आसान है उससे। ठीक है। इसमें कंसेप्ट्स हैं, फाइनेंस में कंसेप्ट्स होंगे लेकिन कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें कुछ कम्प्लेक्सिटीज आती हैं, वो बजटिंग वाले टॉपिक में, वरना नॉर्मली ओवरऑल ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कंपैरेटिवली मैनेजमेंट काउंटिंग से कंपेयर करें, R2 से कंपेयर करें, कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन जब हम फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजेरियल पोर्शन की। मैनेजेरियल पोर्शन में हम कौन सी टेक्निक सीखेंगे? देखिए मैनेजेरियल पोर्शन में वो मकसद क्या है आपका? मैनेजेरियल पोर्शन में मकसद यह सिखाना ये चाह रहा है कि किसी भी बिजनेस को आप एनालाइज कर सकें कंप्लीटली, कि वो बिजनेस जो है वो क्या उसको चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज का वो कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता है। जो मैनेजेरियल पोर्शन के टॉपिक्स हैं उनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में बैठे हुए हैं, आपने उसका एनालिसिस करना है, मुझे बताइए कंपनी की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है, उसका फ्यूचर के हमने डिसाइड करना है कि अगले आने वाले सालों में हम क्या करेंगे। क्या सिर्फ कंपनी के अंदर चीजें क्या चल रही हैं ये फोकस होना चाहिए, कि हमें आउटसाइड द कंपनी जो एनवायरनमेंट है इसका भी एनालिसिस करना चाहिए, इसका भी एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें दो तरह के एनालिसिस होंगे, एक एक्सटर्नल एनालिसिस और एक इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम ये सीखेंगे कि कंपनी के बाहर के एक्सटर्नल कौन से फैक्टर है जो कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और क्या कंपनी के इंटरनल भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कंपनी के पास रिसोर्सेज क्या है, कंपनी का कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। कंपनी की एक्टिविटीज, कंपनी किस लेवल पे किस एक्सीलेंस के साथ परफॉर्म कर रही है,
ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। और वो आपसे रिक्वायर करेगा, क्या करेगा, बेसिकली केस स्टडी की टाइप क्या होगी, वो आपको कोई ना कोई बिजनेस सिचुएशन दे देगा जिसमें प्रॉब्लम, बिजनेस किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा, और आपसे रिक्वायर करेगा कि आप उस सिचुएशन को से कैसे निकलना है ये सजेस्ट करें उसे। आपने रिकमेंडेशंस देनी होगी, प्रॉब्लम्स को एनालाइज, आइडेंटिफाई करना होगा गिवन केस स्टडी के अंदर, और फिर क्या करना होगा, अमूमी तौर पे सजेशंस देनी होंगी। ये हमारा मैनेजरियल पोर्शन में फोकस होगा। भाई यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इन शॉर्ट सम अप करते हैं। अभी तक की डिस्कशन हमने क्या सीखा, ये सब्जेक्ट बेसिकली आपको सीएफओ नहीं बनाएगा, ये आपको सीईओ के लेवल तक का नॉलेज देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद फौरी तौर पे आप कहीं किसी कंपनी में सीईओ के तौर पे अपॉइंटमेंट हो सकती है। ये कहने का मतलब ये है कि आपका माइंडसेट वैसा बनेगा कि आपने डिसीजन मेकिंग करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर कर सकेंगे। इस सब्जेक्ट के दो बड़े हिस्से हैं, ठीक है, फाइनेंशियल और मैनेजरियल। ठीक है, रिसेंटली उसका फोकस इस न्यू एजुकेशन स्कीम में, ओल्ड एजुकेशन स्कीम में उसका फोकस किसके ऊपर था, कंपैरेटिवली थोड़ा फाइनेंस पोर्शन के ऊपर उसका फोकस ज्यादा था, लेकिन न्यू एजुकेशन स्कीम में उसका फोकस किसके ऊपर है, शिफ्ट हुआ मैनेजरियल वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, इसमें हमने जो फाइनेंस में मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से होंगे, हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल को सीखना है, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखनी है। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीखना है कि हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कैसे इवेल्युएट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं। हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है कि कंपनीज डिफरेंट टाइप्स के कौन से रिस्क फेस करते हैं, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखेंगे, हम बजटिंग सीखेंगे। ये हमारे मेजर टॉपिक्स है जो कि फाइनेंस वाली साइड में हम सीखेंगे। और मैनेजरियल वाली साइड में जो हमने टॉपिक सीखने हैं उसमें जितनी भी थेरीज है उनको दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम सीखेंगे कि आउटसाइड द कंपनी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को इफेक्ट करते हैं, वो भी अंडरस्टैंड करने हैं, उनको एनालाइज करना है। और इंटरनल एनालिसिस में क्या करेंगे, हम डिफरेंट थेरीज सीखेंगे कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो कितने फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को एनालाइज करके फिर आपसे वो कोई केस स्टडी में रिकमेंडेशन आपसे मांगेगा कि बताओ इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक ट्रू बिजनेस मैनेजर की तरह सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आप वहां पे सजेशन दे सकेंगे। ये हो गए हमारे टॉपिक। यहां तक चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको बता दूं कोई टेक्निकल कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन होगी वो सिर्फ इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की हद तक होगी। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इससे पहले आपने जो कंसेप्ट स्टडी किए हैं, क्या वो कंसेप्ट्स इस सब्जेक्ट में ऐसे कोई कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं जो सब्जेक्ट में भी यूज होते हो? इसका जवाब है यस। इस सब्जेक्ट में अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो शायद आपने इससे पहले प्रीवियस अपने किसी सब्जेक्ट में सीए में पढ़े हों, वो इस सब्जेक्ट में भी वो स्किल्स यूज होंगी। बताने का मकसद ये है कि इन स्किल्स से रिलेटेड या ये जो कंसेप्ट्स या टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। ठीक है, ताकि एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी इन कंसेप्ट्स की आपकी, तो कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। वरना ना भी करेंगे रिवीजन, प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ जो चाहे आपने प्रीवियसली सीखी भी हुई है, वो जब ये क्लास में टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो इंशाल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्रीवियस इससे पहले आप सीख चुके हैं, ये आप लिख लीजिएगा खास तौर पे, और इंश्योर कर लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह मौजूद हैं, इनको रिवाइज कर लें। पहली चीज, अच्छा ये जो नंबर है ये बेसिकली ये तो न्यू एजुकेशन स्कीम में चेंज हो चुके होंगे, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन की है। क्या आपको मार्कअप और मार्जिन की कैलकुलेशन क्लियर है? अगर आपको कॉस्ट प्राइस दी जाए और प्रॉफिट दिया जाए रेशो, आप उससे सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह सेल प्राइस और प्रॉफिट रेशो दी जाए कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। शाबाश, ये हमारी अहम स्किल है जो कि हम इस फाइनेंशियल वाले पोर्शन में इसको यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हो सके तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या हमें डिस्काउंटिंग आती है? अगर मैं आपके सामने डिफरेंट कैश फ्लोज रखूं, क्या आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं? यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि
ईयर 2 में 2 साल के बाद हमें एक कैश फ्लो मिलेगा 25,000 और इन्फ्लेशन रेट है 12%, क्या आप उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ये डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट आपको आता है? हाँ भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। प्रोजेक्ट अप्रेजल में एक्सटेंसिव यूज है इसका। ये दूसरी स्किल आ गई हमारे पास, शाबाश। ये भी अगर ये स्किल्स आपके पास मौजूद है, जो स्किल्स आपके सामने लिखी है मैंने, याद रखिए ये सब्जेक्ट आपके लिए लगभग 30% ईजी हो जाएगा, खासतौर पे फाइनेंस वाला पोर्शन। मुझे आपको सिखाऊंगा मैं जरूर, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मुझे बताइए, क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आपने सीखा हुआ है? चलिए, ये तो समझ लिए, फिर एक पूरा फाइनेंस का आधा टॉपिक आपने ऑलरेडी कर लिया। मेरा तो काम आसान हो गया। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन कौन से कैश फ्लो किस साल में प्लेस करने हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन उनकी आपकी खुद कर लेंगे, क्योंकि फाइनेंस में दो चीजें हैं, कंसेप्ट और कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आपने अगर सीख ली तो कंसेप्ट आसान है। अच्छा, मुझे बताइए, मुझे यकीन नहीं आ रहा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर आप बताएं कैसे करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट? ठीक है, एनवीडी के जरिए। हाँ, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका ये होता है कि आप सिंपल हर कैश फ्लो को अलग से डिस्काउंट कर लें, और दूसरा तरीका क्या है? एनवीडी के जरिए से। शाबाश। क्या एनवीडी का फॉर्मूला कितने स्टूडेंट्स का आता है? जरा हाथ उठाइए। बेहतरीन बेहतरीन, गुड। नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ये आईआरआर तो मुश्किल है वैसे, उससे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी कैलकुलेट करना आता है आपको? क्या आईआरआर कैलकुलेट करना आप कोई प्रॉब्लम नहीं? कितने स्टूडेंट को आईआरआर कैलकुलेट करना आता है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हर कैलकुलेशन एक एक कंसेप्ट क्लास में मैंने करवाना है। मैं सिर्फ आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि जिन स्टूडेंट्स को के पास कुछ ये इसको रिवाइज करने का मौका है, कोई नोट्स वगैरह है, वो इसकी रिवीजन कर ले। वरना आपको एक कंसेप्ट भी अगर नहीं आता ना इस लिस्ट में से, प्रॉब्लम कोई नहीं है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंडिकेटर। आपने गालमन इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ आपने? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बेसिकली वो पैरामीटर्स है जिनकी बेस पे किसी भी इकोनॉमी को वैल्यूएट किया जाता है। ये हमारा मैनेजेरियल पोर्शन में यूज होगा। मैनेजेरियल पोर्शन में जब हम एनालिसिस करते हैं ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, उसमें हम इन पैरामीटर्स को यूज करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसी कंट्री में करनी है जिसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो। और कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी के किस कंट्री के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हैं, पैरामीटर पॉजिटिव हैं, वो इन चीजों को सामने रख के डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में गालबन आपने पढ़ा होगा इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। क्या प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट स्टडी किया हुआ है आपने? शाबाश। और वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट भी आपको पता है? हमारे दो टॉपिक्स मेजर टॉपिक हैं। ये तो मैंने आपको बताया, ये वाली जो स्किल्स यूज होनी है, ये स्किल्स यूज होने हैं हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाले, फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाले टॉपिक में ये स्किल्स यूज होनी है। ये स्किल्स यूज होनी है मैनेजरियल के एक्सटर्नल एनालिसिस में। ये स्किल जो है प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, ये स्किल हमारी यूज होगी बजटिंग वाले टॉपिक में। ठीक है, बजट बेसिकली क्या है? बजट बनाना क्या? अगर मैं आपसे कहूँ बजट कैसे प्रिपेयर, देखिए बजट ऐसा ही है जैसे आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ना, एग्जैक्टली वही तरीकाकार होगा बजट प्रिपेयर करने का। फर्क सिर्फ ये है कि जो आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो पास्ट की प्रिपेयर करते हैं, हिस्टोरिकल, और जो बजट प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर का। लेकिन तरीकाकार तो वही होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने पिछले साल में 10 यूनिट सेल किए हैं, हर एक की प्राइस 5 थी, तो हमारी सेल्स क्या है? आप कहेंगे 10 into 5 50। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, बजटिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा अभी कर लेते हैं। हमने पिछले साल 10 यूनिट सेल किए जिनकी प्राइस थी 5। इस साल हमने 20% यूनिट्स मोर सेल करने हैं और उनकी प्राइस इंक्रीज होगी 10% से। क्या आप नेक्स्ट ईयर की, जिसका हम प्लान बना रहे हैं, सेल कैलकुलेट कर सकते हैं? जरा कैलकुलेट करके दिखाएं, अभी पता चले, छोटी सी कैलकुलेशन करें। 72 कैसे कैलकुलेट किया आपने? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये 20% ग्रोथ हो गई। फिर उसके बाद इनटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ये आ गया हमारा सेल प्राइस। कितना आया? 66। ये 72 वाला कौन था?
तो खुदा का खौफ कर यार, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई बात अभी सिखाई नहीं ना, अभी सिखाई नहीं, वो तो क्लास में जब सिखाऊंगा, अभी तो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ। शाबाश, ये है बजटिंग का कंसेप्ट, सिंपल। फिर वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल का मुझे पहले कंसेप्ट बताइए, फिर उसके बाद इसका फार्मूला बताइएगा। मैं जरा टेस्ट करता हूँ आपका नॉलेज कैसा है, कैसा पढ़ के आया, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने कैसा पढ़ाया आपको, पता चले। वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? कंसेप्ट क्या है? ये आप कैलकुलेशन बता रहे हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, फार्मूला बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट क्या है? हाँ जी बिल्कुल, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं आप अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म, देखिए बिजनेस की कुछ नीड है शॉर्ट टर्म, कुछ है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स की भी मैनेजमेंट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म की मैनेजमेंट कहाँ होगी? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म की कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, जिसमें हम सीखेंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो 4-4, 5-5, 6-6 साल चलेंगे, उनको हमें कैसे इवैल्यूएट करना है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब है लगभग फाइनेंस पोर्शन के जितने भी टॉपिक्स हैं स्वयं रिस्क मैनेजमेंट के, उन सब की बेस आपकी बन चुकी है। आपने ऑलरेडी जो प्रीवियस आपका अकाउंटिंग का नॉलेज है या मैथ में आपने स्किल सीखी हैं, वो स्किल यूज होगी। हाँ, एडवांस लेवल पे कुछ चीजें ऐड जरूर होंगी, लेकिन बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है अगर आपने ये कंसेप्ट सीखे होंगे। फिर इसके बाद सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या आपने बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज सीखे हुए हैं कि एक बिजनेस ने जब पैसे इकट्ठे करने हैं तो वो कितने सोर्सेज से पैसे इकट्ठे कर सकता है? ये कहीं पढ़ा है आपने? कितने सोर्सेज से इकट्ठे कर सकता है? एक इक्विटी, शाबाश, बेहतरीन। शेयर इशू करके, डेट, शाबाश, सबसे बड़े सोर्सेज यही हैं, इक्विटी और डेट। ठीक है, हाँ ये है कि डेट में एक लोन होता है और एक डिबेंचर्स होते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, फिर कभी करेंगे हम। तो जो बड़ा डिसीजन करना होता है वो हमने ये करना होता है कि इक्विटी का ऑप्शन सेलेक्ट करें या कि डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अच्छा, अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है इक्विटी और डेट वाला, तो फिर ये भी पढ़ा होगा कि इक्विटी के जरिए फाइनेंस रेज करने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और डेट के जरिए अगर फाइनेंस रेज करते हैं तो उसका प्लस क्या है, उसका माइनस क्या है। कोई एक मुझे प्लस बता सकते हैं इक्विटी का और एक डेट का? इक्विटी का प्लस पॉइंट क्या है अगर इक्विटी के जरिए से फाइनेंस रेज करते हैं? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपकी फिक्स कमिटमेंट नहीं होती। अब प्रॉफिट होगा आप रिटर्न पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं आपने कुछ भी पे नहीं करना, शाबाश। लेकिन डेट में आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अच्छा, डेट का फिर एडवांटेज क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जब आप किसी से डेट पे फाइनेंस रेज करते हैं, ओनरशिप, जब आप इक्विटी के जरिए फाइनेंस रेज करेंगे आपको अपना ओनरशिप स्टेक उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो भी एक तरह से बिजनेस का मालिक हो जाएगा जिससे आपने पैसे उठाए हैं। तो ये हमारे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो कि फाइनेंस में यूज होंगे। कोशिश कीजिएगा कि इन टॉपिक्स को अगर आप ये वीकेंड है इसमें रिवाइज कर सकें तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद हाँ, एक और कंसेप्ट, ये अब ये आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ओल्ड स्कीम में CMA का पेपर पढ़ा हुआ है? शाबाश, तकरीबन सबने पढ़ा हुआ है, बेहतरीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपको इन कंसेप्ट्स का पता है, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट? शाबाश, इसका भी एक्सटेंसिव यूज होगा खास तौर पे बजटिंग में। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट। हाँ, ये बड़ा डेंजरस कंसेप्ट है। मैंने जितने भी कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, प्रोबेबली उनमें जो सबसे टेक्निकल कंसेप्ट होगा वो है अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट। ऐसा ही है क्या? इसके ऊपर ग्रिप है आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है क्या? बेनिफिट फॉर कौन? बिल्कुल ठीक है। आप सुबह सुबह क्लास लेने के लिए आए हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो नींद जो आपने कुर्बान की है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो फाइनेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहूँ ना कितने की नींद सैक्रिफाइस की, आप कहें नहीं सर ऐसे नहीं है, ये तो अनमोल है, अनमोल तो है। लेकिन जो फाइनेंस में हम इस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे और जो आपने कॉस्ट में भी यूज करते होंगे, वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होती है। हाँ जी, कि आपने कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, एक ऑप्शन है, एक आपके पास प्रोडक्ट है, उसके मल्टीपल यूजेस है। ठीक है, तो आप जब उसका कोई एक स्पेसिफिक यूज करेंगे तो जो अल्टरनेट यूज आपने छोड़ दिया,
वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ये तो आपके लिए इजी होगी, ये भी आपने सीखा हुआ है। शाबाश। अगर आपने, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, अगर आपने ये सारे कंसेप्ट्स के ऊपर आपकी रीजनेबल ग्रिप है, रीजनेबल ग्रिप, तो इस सब्जेक्ट का जो फाइनेंस का पोर्शन है वो आपके लिए लगभग 40% इजी हो गया, अगर इन टॉपिक्स के ऊपर रीजनेबल ग्रिप है, खास तौर पे इसके ऊपर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा सा ज़रा प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो आपको प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी, वरना इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। और बाकी के टॉपिक्स जो है ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। क्लियर जी? चलिए, ये अब हमने सिलेबस को थोड़ा सा ग्रिड मैंने आपके सामने शेयर कर दिया, कुछ सिलेबस के कंटेंट टॉपिक्स शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। प्रीवियस जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनमें से कौन कौन सा कंसेप्ट इस सब्जेक्ट में यूज होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया। स्टडी मटेरियल क्या होगा ये सुन लीजिए। स्टडी मटेरियल, हमारा जो कोर स्टडी मटेरियल होगा वो होगा ICAP की बुक, लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे मैं अपने नोट्स आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, उन नोट्स में बेसिकली समरी होगी ICAP के कंसेप्ट्स की। तो आपने जो कवर करना है वो तो एसेंशियल होगा, नोट्स उसको तो ज़रूर कवर करना है। उसके बाद एक दफ़ा ICAP की बुक से आपने रीडिंग ज़रूर कर लेनी है, इंश्योर करने के लिए कि कोई कंसेप्ट मिसिंग ना हो। ठीक है जी। और खास तौर पे हमने ये इंश्योर करना है कि ICAP की बुक का एक एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया हो। जो फाइनेंस वाला पोर्शन होगा ना, याद रखें, उसका एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा फिगर्स को चेंज करके ICAP टेस्ट कर लेता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, फाइनेंस के पोर्शन का और मैनेजरियल के पोर्शन का भी एक एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है, हमारे सिलेबस में शामिल है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। हालांकि बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे एक कंसेप्ट है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी कर लेना उसमें जो सबसे बड़े वाला है तो वो काफ़ी होता है उस कंसेप्ट को समझने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने बाकी के 2 क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी सी फिगर चेंज करके उसी स्टाइल का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगर ऐसा हो जाए और आपने पहले किया हो तो आपको एक बड़ा कंपेटिटिव एज मिल जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस मिलता है जी। फिर इसके बाद रिकमेंडेड हाँ, ये कैलकुलेटर, तो ये प्रोबेबली अगर मेरे से पूछे ना तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपके सारे लेक्चर्स को अफेक्ट करने जा रहा है। आपके पूरे सब्जेक्ट में प्रोबेबली सबसे अहम डिसीजन जो है ना वो ये है। ठीक है, आपको एक छोटी सी बात था, एक था कटिंग करवाने के लिए मैं गया बार्बर शॉप पे, तो वो कटिंग कर रहा था ना, वो जो उसकी कैंची थी वो बाल को खींच रहे थे। तो 2-3 दफ़ा होना मुझे दर्द हुई, मैंने कहा भाई ये जरा बाल को खींच रहे, आज क्या हो गया, आज आप सही कटिंग नहीं, आप तबीयत तो ठीक है आपकी? कहता है सर जी तबीयत तो मेरी ठीक है, क्या बताऊँ, जो मेरी वाली कैंची थी ना वो हो गई ख़राब। ये दूसरे कारीगर की कैंची है, मैं इसको इस्तेमाल करूँ, इसलिए मेरा अपना हाथ इसके ऊपर नहीं सही पड़ा। उससे मैंने ये सीखा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, आप जितने मर्जी स्किलफुल हो, अगर आपके पास जो टूल्स है उनके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। समझाना क्या चाह रहा हूं, इस पेपर में जब आप जाएंगे, फाइनेंस का पोर्शन 50% पोर्शन लगभग जो है वो समझ लीजिए कि फाइनेंस का पोर्शन होगा, अगर तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर जरूर चाहिए। अगर तो आप क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, वो करते हैं अक्सर, मैंने देखा कैसे करते हैं कैलकुलेटर, ये सॉरी मोबाइल के ऊपर। सारा सेशन अगर आपने प्रैक्टिस की मोबाइल के ऊपर, मुझे खुद बताइए एग्जाम में जब कैलकुलेटर लेके जाएंगे, क्या कैलकुलेटर के ऊपर आपका हाथ चलेगा? वो नहीं चलेगा, आपको नहीं पता होगा नंबर्स किधर है। तो कैलकुलेटर की सिलेक्शन बहुत अहम है। और फिर जब एक आदत बना लीजिए, जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर के ऊपर करें, ताकि उसके ऊपर आपकी ग्रिप आए। ये छोटा सा डिसीजन है, आप सारे सेशन में आप कैलकुलेशन एक कैलकुलेटर के ऊपर करते रहें, आखिरी दिन एग्जाम में जाए ना कैलकुलेटर चेंज करके जाए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना फर्क पड़ता है इस छोटे से फैसले से। तो आज आपने, चलता ही नहीं, ऐसे ही है, वो गलतियां हो रही होती हैं उधर से। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, आपने कैलकुलेटर, मेरी सजेशन आपको ये है, आज डिसाइड कर लें कि आपने कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है। आपने वेबसाइट के ऊपर परमिसिबल कैलकुलेटर्स की लिस्ट दी हुई है, एक कैलकुलेटर चूज कर लीजिए, फिर आपने पूरा सेशन उसी के ऊपर काम करना है। और पेपर देने के लिए जब जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए, उस वक्त भी वो सेम कैलकुलेटर यूज करेंगे। वो कैलकुलेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, अब जैसा आप यूज कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें।
जो मेरी सजेशन है आपको, जो कि बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यूज कर रहे होते हैं, वो है FX991ES प्लस। ये कैलकुलेटर आप यूज कर रहे होते हैं ना ज्यादातर स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स के पास ये कैलकुलेटर है? शाबाश, तकरीबन सबके पास। तो ये कैलकुलेटर अब होगा क्या, जो मैं आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूंगा ना, कि जैसे एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है, आईआरआर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है, उसमें जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, बटन्स का तरीकाकार बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, वो इस कैलकुलेटर के फॉर्मेट को सामने रखते हुए बताऊंगा। अगर आपके पास कोई पहले ये बटन दबाइए, फिर ये दबाइए, फिर ये दबाइए, प्रेस कीजिए, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन सिखाने से पहले एक दफा उसका सीक्वेंस आपको डिस्प्ले करना है। तो अगर आपके पास और कैलकुलेटर है तो आपको खुद से फिर देखना पड़ेगा कि आपके कैलकुलेटर में वो सेम मेथड या सीक्वेंस चलता है या नहीं चलता। बाज़ बात ऐसे होता है ना, वो सेम कमांड आप देते हैं कि एक कैलकुलेटर के ऊपर कोई और रिजल्ट आता है, दूसरे कैलकुलेटर के ऊपर रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। 2+2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3+3 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह के कोई डिफरेंस आते होते हैं। तो इसके लिए हम जो रिकमेंडेड कैलकुलेटर है वो यही है FX991ES प्लस। लेकिन दूसरे भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं मेथड ये इस कैलकुलेटर के जो सीक्वेंस होगा बटन्स का किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। बाकी कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हैं कोई, तो आपने खुद से ढूंढना होगा कि उसमें सेम सीक्वेंस फॉलो होता है या डिफरेंट है। नेक्स्ट लेक्चर प्लान क्या होगा? डेली बेसिस के ऊपर आपको मैं खुद से डिसाइड करके आऊँगा कि मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ाना है। डेली बेस के ऊपर लेक्चर प्लान बना होगा, उसमें कंसेप्ट जो क्लास में डिस्कस करना है वो भी होंगे, उनका आईकैप की बुक का और हमारे नोट्स का रेफरेंस होगा, और होम असाइनमेंट्स भी होगी, आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लास में मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इस सेशन में एक दो चेंजेस मैं करने जा रहा हूँ कि क्लास में जब हमारा टॉपिक डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद मेरी कोशिश होगी उसी क्लास के एंड पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लें। ठीक है, होम असाइनमेंट तो आपको दी जाएगी, लेकिन होम असाइनमेंट तो आपने घर जाके करनी है ना। क्लास में ही कुछ क्वेश्चंस, और या उन क्वेश्चंस जो आईकैप के पास पेपर के बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनसे डिराइव करके कुछ छोटे क्वेश्चन बनाए जाएं। पहली प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही होगी क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद होम असाइनमेंट होगी, आप घर जाके उसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डे जब क्लास में आएंगे तो मैं इवेल्युएट करने के लिए कि क्या आपने जो नॉलेज रिक्वायर्ड था, जो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी, वो कर ली है कि नहीं कर ली, एक छोटा सा हम कोशिश करेंगे लाइव क्विज क्लास में कंडक्ट करवाएं। ठीक है, उससे आपकी खास तौर पे कैलकुलेशन जो है ना उसको इम्प्रूव करना है मैंने, तो उसका एक लाइव क्विज हुआ करेगा। और फिर इसके अलावा आपके LMS के ऊपर भी कुछ हम क्विज अपलोड किया करेंगे, उसको भी आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो मैं वीकेंड के ऊपर वो क्रिएट कर लूँगा सेक्शन आपके LMS के ऊपर, और नेक्स्ट वीक में हम उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको डिवाइड करके डिफरेंट छोटे स्मॉल टॉपिक्स में आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर जी? तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो क्लास के स्टार्ट में भी होगी, क्लास के एंड में भी होगी, और फिर इसके बाद घर से भी आपने उनको अटेम्प्ट करना है। ये खास तौर पे जब फाइनेंस वाला पोर्शन चल रहा होगा ना, उसमें आपको होता है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, जो मैनेजेरियल वाला पोर्शन होगा उसमें टेस्टिंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो जब मैनेजेरियल पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंस पोर्शन। तरतीब हमारी क्या होगी, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, यानी पहले एक दो पोर्शन फाइनेंस के करेंगे हम, फिर उसके बाद एक दो कंसेप्ट मैनेजेरियल के, फिर एक दो चैप्टर्स फाइनेंस के, फिर एक दो चैप्टर मैनेजेरियल के, ताकि आपका बैलेंस प्रिपरेशन रहे। ठीक है, वरना अगर मैनेजेरियल सारा पहले कर लें बाद में फाइनेंस करें तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर वो मैनेजेरियल वाला पोर्शन भूल जाता है, और अगर जो मैनेजेरियल वाला बाद में करें फाइनेंस वाला पहले कर लें तो स्टूडेंट कहते हैं सर मैनेजेरियल पोर्शन याद करने के लिए ना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। तो थोड़ा सा बैलेंस रख के चलेंगे ताकि आपका फाइनेंस का पोर्शन उसके भी साथ साथ प्रैक्टिस है, उसके लिए रीजनेबल टाइम मिले, और मैनेजेरियल में भी। क्लियर जी? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जो मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी थी वो कंप्लीट हो गई, या आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। शाबाश जी, पूछिए। क्या फाइनेंस का पोर्शन मैनेजेरियल का पोर्शन आपस में इंटरलिंक्ड है? इसका जवाब है नो। और इससे इंटरप्रिटेशन आपने क्या ली? इससे इंटरप्रिटेशन ये ली कि फाइनेंस का कोई भी टॉपिक आप मैनेजेरियल के किसी भी टॉपिक से पहले या बाद में कर सकते हैं। ऐसा कोई लिंक नहीं है कि फाइनेंस का एक टॉपिक करने से पहले मैनेजेरियल का टॉपिक करना जरूरी है, या मैनेजेरियल का टॉपिक करने से पहले फाइनेंस का टॉपिक करना जरूरी है, ऐसा नहीं है।
इसी से अगला क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। क्या ऐसा होगा एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें फाइनेंस का पोर्शन भी टेस्ट हो रहा, कंसेप्ट टेस्ट हो रहा और मैनेजेरियल का भी? इसका आंसर ये अमूमी तौर पे नहीं होता, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। ये तो हो सकता है कि मैनेजेरियल के पोर्शन में कोई मैनेजेरियल के 2 चैप्टर्स का एक क्वेश्चन बना ले, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि मैनेजेरियल का एक क्वेश्चन है, उसके अंदर मैनेजेरियल के कंसेप्ट भी टेस्ट कर रहा हो और फाइनेंस के कंसेप्ट भी टेस्ट कर रहा हो, ऐसा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? क्या आई कैप की बुक परचेज करनी चाहिए या पीडीएफ करनी चाहिए? आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आपको वैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल का, आप अपने सामने उसको पीडीएफ ओपन करके सॉल्व कर लें, तो आप सॉल्व करने में कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। आपके सामने वो हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, फिर ही आप करेंगे। ओके, चले ऐसे करेंगे कि आप उसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा ये कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे देना होगा ना, उसकी हार्ड कॉपी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करूंगा। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा करें, बाय ना करें, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लें, रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। कंसेप्ट्स को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ आपने बार बार पढ़नी है ना, उसका हार्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। लेकिन जो सिर्फ एक दफ़ा पढ़नी है, तो उसके लिए हार्ड फॉर्म में प्रिंट करवाना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ एक दफ़ा रीड करके इंश्योर कर लीजिएगा कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए। आपने जो भी प्रैक्टिस करनी होगी वो क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, आपके एलएमएस के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड करने हैं जो आपने सॉल्व करने होंगे। वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे क्विज की शक्ल में। अहम कैलकुलेशन जो होती है ना, उनकी प्रैक्टिस मैंने आपसे बार बार करवानी है ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। वो एलएमएस पे इतना को आप कंफर्टेबल तो होंगे ना, एलएमएस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हार्ड फॉर्म में मैं दे दूंगा, आपने वही प्रैक्टिस करने होंगे, बुक को फिर प्रिंट करने की जरूरत नहीं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? बाकी सब ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक और अहम चीज, आपकी क्लास होगी हफ्ते में 5 दिन। सैटरडे को क्लास नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सैटरडे को पढ़ाई नहीं है, ठीक है? सैटरडे को पढ़ाई जरूर होगी, लेकिन उसमें फिर करना क्या है ये मैं मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा तो नेक्स्ट सैटरडे को, क्योंकि इस सैटरडे को आपकी कोई पढ़ाई भी नहीं है, ना क्लास है ना पढ़ाई है। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे से आपकी क्लास भी होगी, सॉरी आपकी क्लास नहीं होगी लेकिन पढ़ाई होगी। उसमें आपने क्या करना है, क्या मैं होम असाइनमेंट दूंगा या कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगा, ये मैं नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ शेयर करना है। डन जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह मंडे को, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज।